सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज का जो हमारा विषय है, इससे पहले हमने किया था अज्ञेय जी का जीवन परिचय। उनका जन्म 1911 में हुआ था। उन्होंने जो हमारे तार सप्तक थे इनका संपादन कार्य किया था। बहुत ही अच्छे वो उपन्यासकार थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, बहुत सारे काव्य संग्रह भी लिखे हैं। तो उनकी कविताओं का भी हमने अध्ययन कर लिया था। 2 कविताएं हम पढ़ चुके हैं और आज की जो हमारी कविता है वो है कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार जो कविता है ये 1967 में प्रकाशित हुई थी और जो काव्य संग्रह है उस संग्रह का नाम इसी कविता के नाम पर है। यानी कि इसी नाम से एक कविता है और इसी नाम से अज्ञेय जी का एक काव्य संग्रह है कितनी नाव में कितनी बार, जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है अज्ञेय जी के द्वारा रचित। और इस पर अज्ञेय जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य इतिहास का मतलब हिंदी साहित्य का बहुत सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी अज्ञेय जी को इसी रचना के ऊपर मिला है। कितनी नाव में कितनी बार, बहुत अच्छी कविता है। अज्ञेय जी जब हमने काव्य परिचय किया था उसमें भी मैंने बताया था कि यायावरी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। यायावरी का मतलब घुमक्कड़ नेचर के, देश विदेशों में घूमने वाले स्वभाव व्यक्तित्व के धनी थे अज्ञेय जी। तो उन्होंने कहा, उनके मन में कुछ प्रश्न उठे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लेकर, और उसी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर आधारित उनके मन के जो विचार है वो उन्होंने इस कविता के अंदर डाले हैं। और आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है कितनी नाव में कितनी बार कविता की। पहले हम कविता का वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे विशेष और इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। तो इस प्रकार से अज्ञेय जी लिखते हैं कि कितनी दूरियों से कितनी बार। कवि कहता है कि मैं कितनी दूरियों से, मैं बहुत दूर से, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया यायावरी स्वभाव के हैं, घुमक्कड़ी नेचर के रहे हैं अज्ञेय जी। तो वो कहते हैं कि मैं कितनी दूर से और कितनी बार मैंने प्रयास किया है, कितनी डगमग नाव के अंदर, कितनी डगमगाती हुई नाव के अंदर बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। मैं जो सभ्यता और संस्कृति की जो सच्चाई है उस सच्चाई को जानने के लिए मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, हे मेरी आत्मा रूपी जो छोटी सी ज्योति है, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सच्चाई को जानने का प्रयास करने की इच्छुक है। कि मेरी जो छोटी सी आत्मा रूपी जो ज्योति है वो इस सच्चाई को जानने का प्रयास कर रही है। इसीलिए मैं कितनी बार नाव में बैठकर डगमगाती हुई, डगमगाती का मतलब कितनी सारी समस्याएं आई है, कितनी सारी बाधाएं आई है, जिसमें मेरी जो जीवन रूपी नाव है वो डगमग करती है। कहते हैं कि उन डगमग नाव में बैठकर कितनी बार मैंने इस सच्चाई को, इस सभ्यता और संस्कृति की सच्चाई को जानने का मैंने प्रयास किया है। फिर कहता है कवि, ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कि है मेरी आत्मा रूपी जो छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, कि कभी जो जिन कुहासा क्या होता है, कुहासा होता है कोहरा, कोहरा यानी कि धुंध, जिसके अंदर झीना झीना सा अंधेरा, जिसमें कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे। कि मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे उलझनों और दबंधों का जो अंधेरा था, जो कुहासा था, उस कुहासे के कारण जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो चमक थी, जो यूं कह सकते हो आभा था, प्रकाश था, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। किसके कारण दिखाई दे रहा था? जीवन के कुहासे रूपी उलझनों के कारण, कुहासे रूपी द्वंद्वों के कारण, कुहासे रूपी यूं कह सकते हो बाधाओं के कारण मुझे कुछ भी दिखाई तुम्हें न देखता, कि तुम्हारी सच्चाई को मैं नहीं देख पा रहा था। पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में, लेकिन कहता है कि उस धुंध के अंदर ही, धुंध कौन सी? द्वंद्वों की, उलझनों की, बाधाओं की, मुसीबतों की, कि उस धुंध के अंदर ही मुझे छोटी सी, रुपहली का मतलब बहुत ही सफेद, चमकदार, सुंदर, बहुत ही, रुपहली का मतलब बहुत ही सुंदर, कि मुझे बहुत ही सुंदर झलमल करती हुई, चमचमाती हुई
दिखाई दी, सच्चाई दिखाई दी, पहचानता हुआ तुम्हारे प्रभा मंडल को। प्रभा होता है एक दिव्य आलोक, एक दिव्य प्रकाश। कह रहे कि जो जीवन की सच्चाई रूपी जो दिव्य प्रकाश था, उसकी आभा मुझे उस कुहासे के अंदर ही, उस उलझनों रूपी, उस द्वंद्व रूपी कुहासे के अंदर ही तुम्हारा जो दिव्य प्रकाश था, तुम्हारा जो दिव्य आलोक था, वो मुझे दिखाई देने लगा। पहचानता हुआ तुम्हारा ही आभा मंडल, तुम्हारे ही सच्चाई के उस आभा मंडल को पहचानता हुआ मैं कितनी दूर से, कितनी नाव में बैठकर इनके बहुत लंबी यात्राएं पार करता करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। कितनी बार मैं, फिर कवि कहता है कि कितनी बार मैंने प्रयास किया है सच्चाई को जानने का, धीर धैर्य के साथ, आश्वस्त आशा के साथ, कि मुझे आशा थी, मुझे उम्मीद थी कि हाँ ऐसा नहीं होगा, कि धैर्य के साथ, आशाओं के साथ और अक्लांत, और कहते हैं कि अक्लांत भाव के साथ, यानी कि बहुत ही एक धैर्य के साथ, ताजगी से भरे हुए व्यवहार के साथ, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार, कि कितनी बार जो अनबुझे का मतलब जो जिस सच्चाई को मुझे आज तक पता नहीं था, अनबुझे का मतलब जिसको मैं आज तक पहचान नहीं पाया था, उस अनबुझे सत्य को ढूंढने के लिए मैं कितनी बार धैर्य के साथ यहाँ पर आया हूँ। कहता है कवि कहता है कि धैर्य के साथ, आश्वस्त और ताजगी भरे व्यवहार के साथ जो जीवन की सच्चाई है, जो सत्य है, उस सत्य को ढूंढने के लिए मैंने न जाने कितनी बार प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि जो इस कविता की व्याख्या है, क्योंकि थोड़े से रहस्यवादी प्रवृत्ति के नेचर के थे आगे जी, तो उसी व्यवहार के कारण, उसी नेचर के कारण उन्होंने यह कार्य किया है। तो एक बार फिर से देखिए आप इसको, कि कितनी दूरियों से कितनी बार, कि कितनी दूरियों से, दोबारा से मैं एक बार फिर हल्की हल्की इसके रिविजन करवा रही हूँ आपको व्याख्या की, दोबारा से प्रयास करें कि कितनी दूरियों से कितनी बार, कि कितनी दूर से मैंने कितनी बार और कितनी डगमग नाव पे बैठ कर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, कि मैं जीवन की सच्चाई को जानने के लिए तुम्हारी ओर आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कि मेरी जीवन की आत्मा रूपी जो मेरे जीवन की छोटी सी ज्योति है, वो द्वंद्वों और उलझनों रूपी कुहासे में तुम्हें नहीं देख पा रही थी। उस कुहासे के अंदर ही तुम्हारी जो दिव्य आलोक था, जो सुंदर सी तुम्हारी झलमल झलक मुझे दिखाई दी, मैं उसी को पहचानता हुआ तुम्हारे उस दिव्य आलोक को देखता हुआ तुम्हारी ओर आ गया हूँ। कितनी बार मैंने कितनी बार प्रयास किया है, धीर आश्वस्त अक्लांत, धीर धैर्य के साथ, आश्वस्त उम्मीद के साथ, अक्लांत ताजगी के साथ, मैंने, मुझे जो जीवन की सच्चाई का मुझे ज्ञान नहीं था, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मुझे जो ज्ञान नहीं था, उस अनबुझे सत्य को, उस सभ्यता और संस्कृति की सच्चाई को जानने के लिए मैंने कितनी बार प्रयास किया है। भाषा आप देख ही रहे हैं। अगर विशेष की बात करें, विशेष मैंने आपको पहले भी बताया है कि विशेष लिखते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कीजिए आप कि इसके अंदर जीवन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की खोज में कवि यायावरी स्वभाव को प्रकट, कवि के यायावरी स्वभाव को प्रकट किया गया। फर्स्ट लाइन आप दोगे इसके व्याख्या के ऊपर आधारित। दूसरा पॉइंट जो आप दोगे, भाषा कैसी है देखने में, पता चलेगा बहुत ही सहज सरल आसान भाषा है, पढ़ते ही आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। एकाध शब्द ही इसके अंदर तत्सम शब्दावली है। तो दूसरा पॉइंट करेंगे भाषा का, भाषा कैसी है, बहुत ही सहज सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो पॉइंट होगा विशेष के अंदर, उसके अंदर शब्द कैसे हैं, एकाध शब्द है, जैसे ज्योति शब्द है, ऐसे ऐसे शब्दों को देखकर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सत्य शब्द है, धैर्य शब्द है। तो इन शब्दों को देखकर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर तत्सम शब्द है। रूपहली जैसे शब्दों को देखकर हम कह सकते हैं कि तद्भव, की तत्सम तद्भव शब्दावली की प्रमुखता है, तत्सम और तद्भव। यानी कि तीसरा जो पॉइंट करोगे आप करोगे शब्दावली के ऊपर आधारित। नेक्स्ट पढ़ते ही समझ में आ रही है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आप दोगे आप वो देखो गुण के ऊपर आधारित। गुण कैसा है ना, तो देखो तीन प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है प्रसाद गुण, एक होता है ओज गुण, एक होता है माधुर्य गुण। ना तो यहाँ प्रेम से भरी हुई बातें हैं, ना यहाँ वीरता से भरी हुई बातें हैं। एक बार पढ़ते ही हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। जब आसान शब्दावली के अंदर, आसान भाषा के अंदर आसान आसान बातें कही जाए, तो वहां पर कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण का प्रयोग मिलता है। तो गुण कौन सा है यहाँ पर, प्रसाद गुण है। आगे बात करें शब्द शक्ति।
पांचवी अगर बात लिखनी है तो वो शब्द शक्ति के ऊपर। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। एक होती है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं हर कविता के साथ बताती हूँ, इसलिए आप ध्यान रखिए। तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ना तो यहाँ पर व्यंग्य में कोई बात कही गई है, ना यहाँ किसी प्रकार का कोई लक्षण बताया गया है। तो अभिधा शब्द शक्ति का बहुत ही सहज सरल भाषा में जब कोई आसान बात कही जाए, कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप ये सारे जो विशेषताएं, साहित्यिक विशेषताएं हैं, ये विशेष के अंदर आप जरूर दीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम इसके साथ ही बनाएंगे। तो अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर फोन करके पूछ सकता है। व्याख्या मैंने इसकी बताई है और आपको विशेष लिखने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और अगर देखा जाए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ज्योतिषी, सा से सी जहाँ पर होता है, कौन सा अलंकार होता है? छोटी सी, सा से सी जहाँ पर दिया जाए तो रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। इसके अलावा और कहीं कोई विशेष मुझे यहाँ पर अलंकार नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आश्वस्त और आक्लांत है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप उसके अंदर पहली बात मैंने बताई है, आपके भावार्थ पर आधारित होनी चाहिए। दूसरी बात भाषा, तीसरी शब्दावली, फिर गुण होना चाहिए, शब्द शक्ति होनी चाहिए, और अलंकार है तो आप उसमें से अलंकार जरूर देकर लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या मिनट की हुई?